विजन टेस्ट 3 क्वेश्चन 61 ड्रेनेज पैटर्न्स। डेंड्रिटिक मतलब कि पेड़ की ब्रांचेस की तरह ट्रिब्यूटरीज मेन ट्रिब्यूटरी से जुड़ती हैं। रेडियल पहाड़ के ऊपर नदी ओरिजिनेट होती है और हर डायरेक्शन में ऐसे बहती है। सेंट्रीपिटल बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें बीच में डिप्रेशन होता है, हिल की जगह डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन में हर जगह से पानी आता है। यह है सेंट्रीपिटल। ट्रेलिस में मेन ट्रिब्यूटरीज तो पैरेलल जारी होती हैं और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज इनको राइट एंगल पे मिलती हैं। क्वेश्चन 62 अभी तक लद्दाख में कोई भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है, इसलिए जनवरी 2023 में वहाँ की सरकार ने प्रपोज़ किया कि याया सो लेक को वहाँ की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए। इन साइट्स को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्वेश्चन 63 डायरेक्टली एनसीईआरटी में से है कि नॉर्थ इंडिया में सर्दी इतनी कड़क क्यों होती है। 3 रीज़न दिए हुए हैं। एक तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है ये सी के इन्फ्लुएंस से बचा रहता है, क्योंकि पानी ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए वैसे ही अपने आसपास वाले इलाके को भी वो ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होने देता है। लेकिन ये इलाके पानी से बहुत दूर हैं, इसलिए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी यहाँ तक नहीं मिल पाता है। दूसरा, हिमालय में जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है तो कहते हैं ना शिमला में बर्फ़ पड़ गई, अब दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है, ठंडी हवा चलने वाली है, तो वो भी एक रीज़न है। तीसरा क्या है, कैस्पियन सी की तरफ से यहाँ से हवाएं आती हैं जो अपने साथ पानी लाती हैं। ठीक है, ये ठंडी हवाएं पानी लाती हैं, यहाँ पे फिर बारिश भी हो जाती है। ये सारी रीजंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ऊंची माउंटेन रेंज नहीं है। अच्छा, तिब्बतन प्लेटू सही आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू से नॉर्थ इंडिया तक आने के लिए बीच में हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ की ठंडी हवाएं नॉर्थ इंडिया तक नहीं आ पाती हैं। क्वेश्चन 64 पंजाब हिमालयास इंडस और सतलुज के बीच में है। कुमाऊं हिमालयास सतलुज और काली के बीच में है। और असम हिमालयास तीस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्रा के बीच में है। क्वेश्चन 65 हिमालय से आने वाली छोटी छोटी नदियाँ बाबर के पत्थरों में गायब हो जाती हैं, उसके बाद तराई में मार्शी लैंड्स में फिर से बाहर आती हैं। ये हिमालयन रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, तो जो सेडिमेंट्स ये हर साल जमा करती हैं उनको बोलते हैं खादर। अगर हर साल जमा कर रही हैं, हज़ारों लाखों सालों से जमा कर रही हैं, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स पुराने हो गए होंगे, तो जो पुराने सेडिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं भांगर और नए वालों को बोलते हैं खादर। भांगर और खादर में कंकड़ होते हैं कैल्शियम के बने हुए। क्वेश्चन 66 बर्चन्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं डेजर्ट में और मेसा एंड ज़्यूगन इरोशनल। देखो, डेजर्ट में विंड बहुत तेज़ चलती है, विंड के अंदर रेत के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब वो सैंड पार्टिकल्स किसी पत्थर से कॉन्टिन्यूसली टकराते रहते हैं तो वो पत्थर को इरोड कर देते हैं, तो जो भी सॉफ्ट रॉक होगा उसको इरोड करते रहेंगे और जो हार्ड रॉक होगा वो रिलेटिवली बचा रहेगा। तो इस तरह से मेसा एंड ब्यूट बन जाते हैं। और अगर ऐसे लंबी डायरेक्शन में बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं ज़्यूगन। ठीक है, इसमें क्या है, बीच बीच में सॉफ्ट रॉक भी आ जाता है, हार्डर रॉक्स एंड सॉफ्टर रॉक्स। और याडांग्स, इसमें वर्टिकल बैंड्स होते हैं हार्ड और सॉफ्ट रॉक के, ये हार्ड रॉक्स, ये बीच में सॉफ्ट रॉक। यहाँ पे देखो ये हार्ड रॉक के ऊपर और नीचे सॉफ्ट रॉक है। बर्चन्स में क्या होता है, जब सैंड ने इरोजन करी है तो उस इरोडेड पार्टिकल्स को कहीं पे तो सैंड जमा करेगी, तो उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ऐसे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं और अगर एक क्रेसेंट शेप में बनते हैं तो इनको बोलते हैं बर्चन्स। बर्चन्स क्या है, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। क्वेश्चन 67 डायरेक्टली एनसीईआरटी में से है, कुछ छोटी वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ और ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ। जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं बस वो लर्न कर लेंगे। वेस्ट की तरफ जाती हैं साबरमती, माही, धंधर, काली नदी, शरवती, भारतपुजा, पेरियार। राइट की तरफ ईस्ट की तरफ जाती हैं सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नर, पल्लर। क्वेश्चन 68
जब नदी बहती है तो पानी अपने साथ कुछ जगहों पे इरोजन करेगा अपनी हाई स्पीड की वजह से, एंड कुछ जगहों पे उन इरोडेड सेडिमेंट्स को जमा करेगा। तो इरोजनल लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं वैली और प्लंज पूल, और जहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल है पॉइंट बार्स और एलुवियल फैन। जैसे पानी जब बहेगा तो पहले छोटी छोटी रिल्स काटेगा, जब वो रिल्स और चौड़ी होती रहेंगी पानी बहता रहेगा और इरोजन करता रहेगा तो गलीज बन जाएंगी एंड फाइनली ऐसे वैलीज बन जाएंगी। और अगर कोई वाटरफॉल है, वाटरफॉल से पानी ऐसे स्पीड से नीचे गिरता है जब, तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, इसको बोलेंगे प्लंज पूल। जब नदी अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है और ऐसे घूमती है तो अंदर वाली साइड कॉनकेव वाली साइड में इन सेडिमेंट्स को जमा कर देती है और यहाँ पे एक छोटा सा बीच बन जाता है। इनको बोलते हैं हम पॉइंट बार्स या फिर मियांडर बार्स। और मान लो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से नदी ऐसे बह रही थी। जब नदी बह रही थी उसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, उसको सेडिमेंट जमा करने की ज़्यादा जगह नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही पहाड़ से बाहर आई नदी तो उसको बहुत सारा स्पेस मिल गया तो नदी की स्पीड स्लो हो जाएगी और जो सेडिमेंट्स हैं वो पानी के बहाव को धीरे होने की वजह से उसके साथ बह नहीं पाएंगे और सेडिमेंट्स यहीं पे ठहर जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बन जाएगा बहुत सारा एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स। इनको हम बोलते हैं एलुवियल फैन, क्योंकि ये फैन की तरह फैला हुआ है। तो वैली और प्लंज पूल इरोजनल के एग्जाम्पल हैं, पॉइंट बार और एलुवियल फैन डिपोजिशनल के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 69, वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ वर्चुअल होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल वर्ल्ड के ऊपर कुछ चीज़ें ओवरले कर दी जाती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स। वर्चुअल रियलिटी जैसे आपका वीडियो गेम चल रहा है, राइट, या फिर आजकल क्या करो, इस स्क्रीन को अपनी आँख के बहुत पास लेके आ जाओ ऐसे किसी वर्चुअल हेडसेट के थ्रू, तो जैसे जैसे अपना सिर हिलाओगे तो वैसे वैसे स्क्रीन भी मूव करेगी, तो आपको लगेगा आप एकदम रियल वर्ल्ड में हो, जबकि ये सब कुछ टोटली वर्चुअल है। ऑगमेंटेड में क्या है कि रियल वर्ल्ड के ऊपर ही कुछ इमेजेस इस तरह से आ जाती हैं। सो आप रियल वर्ल्ड को ऑगमेंट कर रहे हो कंप्यूटर की मदद से। दोनों ही केसेस में आपको कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस चाहिए होंगे, नेचुरल सी बात है। क्वेश्चन 70, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये मानसरोवर लेक के पास कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में ओरिजिनेट होती है। इसके अलग अलग नाम, तिब्बत में इसे यारलोंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचली में इसे सियांग या दिहांग कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, दिबांग, ध्यान रखो दिहांग ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम है और दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। कुछ ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की, दिबांग, मानस, लोहित, तीस्ता, सुबानसिरी, बुरीदिहिंग, धनसरी, कमिंग और संकोश। प्लीज़ नोट, बरक ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्वेश्चन 71, जैसे जैसे सुनामी शोर के पास आती है तो डेप्थ कम हो जाती है समुद्र की। जब डेप्थ कम होगी तो ये वेव्स कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली वो वेव्स हाइट पकड़ लेंगी, इसलिए शोर पे आके सुनामी की हाइट बहुत ऊपर हो जाती है, राइट, एंड उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। नेचुरल सी बात है, थोड़ा सोच के देखो एक बार को, जब हाइट इंक्रीज हो रही होगी तो आपको फीलिंग आ रही होगी ऐसी कि इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ कम हो जाएगी। देखो ये वेव का एक टॉप है खुले समुद्र में, ये दूसरा टॉप है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना इनके बीच में, तो वेवलेंथ बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पे वेव्स बहुत पास पास आ गई हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है। और एक बात, जब भी सुनामी आती है उससे थोड़ा सा जस्ट पहले बीच का पानी वापस चला जाता है समुद्र में, बीच एकदम खाली खाली सा लगता है, तो वो सुनामी की इमीडिएट वार्निंग होती है। यानी कि सुनामी आने से पहले वाटर रिसीड्स इनटू द सी, पानी थोड़ा पीछे चला जाता है और फिर एकदम से तेज लहर आती है सुनामी की। क्वेश्चन 72, पहले कंसेप्ट समझो जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल सॉइल का। जो सॉइल अपने जोन के क्लाइमेट के हिसाब से, जहाँ पे वो सॉइल हैं वहीं के क्लाइमेट के अनुकूल बने हुए हैं, काफ़ी सालों से बने हुए हैं, एकदम मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं जोनल सॉइल। जैसे जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ लेटराइट सॉइल बन रहा है, ठंड ज़्यादा है तो टुंड्रा सॉइल बन रहा है, डेजर्ट्स में डेजर्ट सॉइल बन रहा है, तो वो अपने क्लाइमेट के अनुसार बने हैं मेनली।
दूसरे होते हैं इंट्राजोनल, ये सॉइल ज़्यादा मेच्योर नहीं हुए हैं। तीसरे हैं ए जोनल, यानी कि इनको शेप करने का जो मेजर फैक्टर है वो वहाँ का उसी जोन का क्लाइमेट नहीं है, किसी और जोन ने उनको मेनली शेप किया है। जैसे कि एलुवियल सॉइल नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पाए जाते हैं, लेकिन क्या ये यहीं पे डेवलप हुए थे? नहीं, इनका ओरिजिन है हिमालयाज़ में। वहाँ से नदियाँ सेडिमेंट्स लाई और नॉर्थ इंडिया में डिपॉजिट किया, जिससे एलुवियल सॉइल बने, यानी कि ए जोनल, इस जोन से नहीं आए हैं ये। दूसरा एग्जांपल है लिथोसॉल। जैसे पहाड़ों पे देखा होगा, पहाड़ों पे ना ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिथोसॉल, इस तरह के सॉइल को। तीसरा एग्जांपल है रेगोसॉल। रेगिस्तान में लूज सैंड से सॉइल बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेगोसॉल। क्वेश्चन 73, कौन सी नदियाँ कहाँ पे अलकनंदा से मिलती हैं? सबसे पहले विष्णुप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। याद करना काफ़ी आसान है, देखो नंदाकिनी, कर्ण, पिंडर, 5 बार बोलो याद हो जाएगा। रुद्र, मेंडाकिनी, ठीक है ना, ऐसे याद रखो कि मेंढकनी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो रुद्र हो गया। देव, भागीरथी, देवों के देव महादेव की तपस्या किसने करी थी? भागीरथ ने, इसलिए भागीरथी देव। याद करो फिर से, बार बार बोलो। विष्णु, धौली गंगा, नंद, नंदाकिनी, कर्ण, पिंडर, रुद्र, मेंढाकिनी, देव, भागीरथी। क्वेश्चन 74, फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है? कुछ स्टार्टअप्स कहती हैं कि इंडिया में अगर हम बिज़नेस शुरू करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा, बेटर है कि सिंगापुर, मॉरिशस, कहीं और जाके बिज़नेस अपना स्टैब्लिश करते हैं। हालांकि बिज़नेस करेंगे इंडिया में, लेकिन ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन बाहर करा लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। और अगर वो कंपनी कुछ टाइम बाद वापस इंडिया में शिफ्ट हो जाती हैं, अपना हेडक्वार्टर, अपना बेस इंडिया में बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग। अब रिवर्स फ्लिपिंग के रीज़न क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो रीज़न फ्लिपिंग के हैं वही रिवर्स फ्लिपिंग के हैं। भाई, जिस भी कंट्री में स्टार्टअप्स को उनके सेक्टर के हिसाब से गवर्नमेंट रेगुलेशन बेटर मिलेंगे, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। जहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी मिलेंगी, जहाँ पे टैक्स कम होगा, या जहाँ पे वेंचर कैपिटल मिलना आसान होगा, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। वीज़ा वगैरह इसका कोई मेजर रीज़न नहीं होता है। क्वेश्चन 75, जहाँ पे आप पढ़ लो कि डोम शेप है और लेवल बेस है, तो वो होगा लैकोलिथ। क्वेश्चन 76, ब्लैक सॉइल कूल्ड लावा से बना है, बेसाल्ट लावा से। इसमें आयरन और एल्युमिनियम ज़्यादा है। ऐसे ध्यान रखो कि अर्थ के अंदर से निकला है लावा, तो उसमें आयरन, एल्युमिना ऐसे मेटल्स होंगे अच्छे खासे, ठीक है। क्या उसमें नाइट्रोजन होगी ज़्यादा? कैसे ध्यान रखोगे कि नाइट्रोजन तो हवा में होती है बहुत सारी, तो वो अर्थ के अंदर से निकले हुए लावा में नहीं होगी इतनी, राइट। उसमें ऑर्गेनिक मैटर इतना नहीं होगा, ऐसे ध्यान रखो। ये काफ़ी क्लेई होते हैं, इनमें अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, लेकिन गर्मियों में जब ये सूख जाते हैं तो इनमें ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सेल्फ ग्लोइंग भी कहते हैं। क्वेश्चन 77, लेटराइट सॉइल्स रेड कलर के होते हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से। इनमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस काफ़ी कम होता है। ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल इलाकों में पाए जाते हैं और इन्हें काट के हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स बनाई जाती हैं। क्वेश्चन 78, लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वोल्केनो। सिल हॉरिजॉन्टल जैसे सिल पट्टी, और डाइक वॉल की तरह वर्टिकल होता है, और बैथोलिथ बाथ मतलब नहा रहे हो बहुत सारे लावा में, राइट। तो इट इज़ अ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक। बैथोलिथ यहाँ पे नीचे, ह्यूज मास, बाथ पानी से बहुत सारा, राइट। सिल हॉरिजॉन्टल होगी, सिल पट्टी, और डाइक वर्टिकल। क्वेश्चन 79, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये क्लाइमेट इक्वेटर पे पाया जाता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और काफ़ी वेट होता है, यानी कि यहाँ पे रोज़ बारिश होती है। तो इसलिए डायगोनल रेंज और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों ही कम होंगे। रेंज कम होगी, यानी कि एक जैसा टेम्परेचर रहता है हमेशा 25 डिग्री के आसपास, दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सीज़न नहीं होता है यहाँ पे सर्दी गर्मी जैसे।
सबसे ज़्यादा रेनफॉल, वैसे तो रेनफॉल हमेशा रहती है यहाँ पे, बट जनरली सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इक्विनॉक्सिस के आसपास, क्योंकि इक्विनॉक्स के दौरान इक्वेटर के डायरेक्टली ऊपर होता है सूरज। जब सूरज डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर होगा तो ज़्यादा इवेपरेशन होगी, और ज़्यादा इवेपरेशन होगी तो ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए रेनफॉल भी ज़्यादा होती है इक्विनॉक्सिस के दौरान। क्वेश्चन 80, आदि महोत्सव ये एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है जिसे ट्राइफेड ऑर्गेनाइज करता है। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। इस फेस्टिवल में अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं। रिसेंटली जो वो उसमें डांस परफॉर्मेंसेज थी, उत्तराखंड की हरुल, सिद्धि दमल गुजरात, बैगा परधोनी एमपी, पंथी छत्तीसगढ़, गुसादी तेलंगाना, पुरुलिया चाओ वेस्ट बंगाल, तमंग सेलो सिक्किम, बगुरुम्बा असम। अगर आप टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो सफिशेंट नहीं है, यूज़फुल तो है, सफिशेंट नहीं है। टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करो, चाहे 20 में से 2 क्वेश्चन सही हो, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करो, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आपको चीज़ें अटेम्प्ट करनी होंगी। सिर्फ नॉलेज से रैंक नहीं आएगी, नॉलेज से आपको खुशी मिलेगी, रैंक नहीं मिलेगी। रैंक के लिए वही काम करो जो एग्ज़ाम हॉल में करोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो।